नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से खूब अध्ययन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके पाठ नंबर 2, जो कि भूगोल पुस्तक से लिया गया है। पुस्तक का नाम है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसमें सेकंड चैप्टर है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में यह पाठ शुरू होता है जिसमें दो अलग अलग क्षेत्रों के बच्चों के जीवन के बारे में बताया गया है। अब आप देखिए, पहला जो दृश्य है वो एक माम्बा नाम की लड़की है जो तंजानिया, अफ्रीका के एक छोटे से गांव में रहती है। और उसका जीवन स्तर कैसा है, उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। किस लिए जाना पड़ता है? पानी लाने के लिए। उसके उपरांत वह घर के कार्यों में माँ की मदद करती है, अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल करने में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास एक छोटी झोंपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। उसके पिताजी कठिन परिश्रम करते हैं और पर थोड़ा ही मक्का उगा पाते हैं और सेम उगाते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखिए कि जो माम्बा नाम की लड़की है जो अफ्रीका तंजानिया के एक छोटे से गांव में रहती है, उसका जीवन कैसा है। और अब आप तुलना करिएगा, एक और चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। पीटर जो न्यूजीलैंड के भेड़ पालन क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रकरण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। अब आपने इन दोनों चित्रों को देखा, आपको क्या लगता है किस बच्चे का जीवन अधिक कठिन है? आप सोचिए। जी हाँ, इसी का लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों का अभाव है। किस चीज़ का अभाव है? संसाधनों का। और यदि कोई संसाधन है भी, भूमि इनके पास भी है और भूमि इनके पास भी है, परंतु दोनों में अंतर है। और ये प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके संपन्न हैं, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु यहाँ पर आज भी जीवन पुराने तरीके से ही चलता है। तो पीटर का जीवन थोड़ा अधिक संपन्न लग रहा है और माम्बा के जीवन में कुछ समस्याएं लग रही हैं। समस्या संसाधनों में है। तो बच्चों, इसको हम समझें कि माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। यह हमने पढ़ा। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता क्यों है? भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण यहाँ संसाधनों की उपलब्धता भी है, जो आपने समझा। ये सभी क्या हैं? भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी और प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये सारे हमारे संसाधन हैं। तो अब हम विस्तार से जानेंगे भूमि के बारे में। तो बच्चों, भूमि आपको पता है हम ज़मीन को बोलते हैं, पर आज हम कुछ और चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है और भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग ही भूमि है। मतलब जो हमारी पूरी पृथ्वी है, इसमें मात्र 30%, अगर इसके 3 टुकड़ों में बांट दिया जाए तो सिर्फ 30% ही भूमि है, बाकी तो जल है। आपको पता है यहाँ पे लगभग 2/3 जल है। तो ये जितनी भूमि है उसमें भी सारी आवास के योग्य नहीं है। आवास के योग्य मतलब रहने के योग्य। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ये तो आप जानते हैं, जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है? मतलब ये हर जगह लोग क्यों नहीं रहते? क्योंकि वहाँ रहने की परिस्थितियाँ नहीं होती। ऊंचे पहाड़ों के ऊपर ऊबड़ खाबड़, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढलान, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल और सघन वन, जहाँ घने वन हैं, वहाँ पर सामान्यतः विरल और निर्जन भूमि के टुकड़े पाए जाते हैं। मतलब
निर्जन मतलब जहाँ पे लोग नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वहाँ पे सुविधाओं का अभाव रहता है। तो लोग अधिकतर कहाँ रहना पसंद करते हैं? उर्वर मैदानों, नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं, मतलब जहाँ पे घनी आबादी बसी हुई है। नदी के किनारे जो मैदान होते हैं वहाँ पे लोग अधिक बसते हैं, क्योंकि एक तो इलाका मैदानी होता है, आने जाने में सुविधा होती है, कृषि योग्य भूमि होती है, पानी की उपलब्धता होती है। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मूलभूत संसाधन हैं, जहाँ पर ये उपलब्ध होते हैं वहीं पर दुनिया अधिक बसती है। अब हम भूमि के उपयोग के बारे में जानेंगे। आप थोड़ा सोचें, भूमि का उपयोग किस लिए होता है? आपको पता है, अपने आसपास आप देखते हैं ज़मीन के ऊपर क्या होता है? कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना, ये हुए हमारे भूमि के उपयोग, और इसे हम कहते हैं भूमि उपयोग, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे एक थोड़ा तुलना करेंगे, अलग अलग देशों में भूमि का किस तरह से प्रयोग होता है। यहाँ पे कुछ देशों के नाम लिखे गए हैं और भूमि का उपयोग भी लिखा गया है। फसल भूमि, चरागाह, वन या अन्य उपयोगों के लिए कितनी भूमि हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम इन देशों को देखें। ऑस्ट्रिया, जिसमें फसल भूमि सिर्फ 6%, मतलब अगर 100 के आंकड़े में हम भूमि को मापें कि पूरी भूमि 100 है तो उसमें से 6% फसल भूमि है। चरागाह 56, वन 14 और अन्य उपयोग 24। और ब्राज़ील, जो कि बहुत बड़ा देश है, तो वहाँ पे फसल भूमि मतलब कम भूमि पर फसल होती है। चरागाह भी उनके 20% हैं और वन बहुत अधिक क्षेत्र पर हैं। और अब हम भारत पे देखें तो हमारी फसल भूमि 57, सबसे अधिक, हम बहुत अधिक भूमि पर फसल उगाते हैं। और वन हमारे 22% हैं और अन्य उपयोग के लिए हम 17% यूज़ करते हैं। अब कनाडा की बात करें, ये भी बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर फसल भूमि मात्र 5% है, चरागाह 4% हैं और वन क्षेत्र 39% है और अन्य उपयोग 52% हैं। तो बच्चे, यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस देश में भूमि का उनकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः कृषि प्रधान है, तो जहाँ पर 57% भूमि का प्रयोग कृषि के लिए होता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। अब जिन इलाकों में वन अधिक हैं, जैसे आप देखिए जापान में, देखिए ब्राज़ील में, देखिए वन अधिक हैं, तो ये वन उनके अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा है। बच्चों, यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि भूमि का उपयोग भी भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब भूमि का उपयोग कैसे किया जाए। जैसे हमने तंजानिया का केस पढ़ा, वहाँ पर अगर भेड़ उत्पादन यंत्र लगाना चाहें तो क्या लग सकता है? नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमने पढ़ा कि भूमि चट्टानी है और भेड़ों को तो चाहिए मैदान और घास चाहिए ताकि वो वहाँ पे चर सकें। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। जैसे आप हिमाचल का ही एग्जाम्पल ले लें, तो अगर हम चाहें कि सेब पूरे हिमाचल में लगा दिए जाएं तो क्या लग सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो जहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ उस फसल के अनुसार हैं वहीं पर वो फसल होती है। तो इसका मतलब कि भूमि के उपयोग को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, और इसके साथ साथ मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप के मुख्य निर्धारक हैं। मतलब ये तो प्रकृति कारण है कि स्थलाकृति जैसी होगी, मृदा वहाँ की कैसी है, जलवायु कैसी है, खनिज क्या है, जल कितना उपलब्ध होता है, उस हिसाब से तो हम जमीन का प्रयोग करते हैं। परंतु इसके साथ साथ वहाँ पर प्रौद्योगिकी का उपयोग किस तरह से हो रहा है, ये भी भूमि के उपयोग को निर्धारित करता है। बच्चों, भूमि को स्वामित्व के आधार पर हम निजी भूमि या सामुदायिक भूमि में बांट सकते हैं। निजी भूमि आप समझ रहे हैं, जो प्राइवेट लैंड होती है अपनी, जिसके ऊपर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, जबकि सामुदायिक भूमि वो होती है जिसके ऊपर पूरे समुदाय का स्वामित्व होता है। जैसे कि चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना, ये काम जो समुदाय की भूमि होती है उसके ऊपर सारा समुदाय कर सकता है। सामुदायिक भूमि को हम साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। साझा संपत्ति संसाधन, जैसे आपके गांव में स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, मंदिर होते हैं, ये सारे क्या हैं? ये भी एक साझी संपत्ति होते हैं। तो उसी तरह से भूमि, जैसे वन है,
जो सरकारी वन हैं, जहाँ पर आप किसी एक व्यक्ति का ये नहीं समझ सकते कि एक व्यक्ति का स्वामित्व है, तो उनको हम साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। तो बच्चों आज इतना ही पढ़ेंगे, कार्यपत्र को हल करिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।